स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 24-25 केस स्टडी 29। तो इसमें आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि बेटा एक इलेक्ट्रॉन है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन मीन चार्ज पार्टिकल, सो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, सपोज ये मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अब एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा बेटा? वो एक सर्कुलर पाथ ट्रांसवर्स करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो एक सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा अगर वो चार्ज पार्टिकल इट मे बी इलेक्ट्रॉन और इट मे बी एनी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो डिटेल्स दी हुई हैं क्वेश्चन में वो है कि जो चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन ने सर्कुलर पाथ लिया, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर नॉट, वेलोसिटी है वी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जो है वो बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, और एक इलेक्ट्रॉन को ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज टी नॉट। तो ये स्टेटमेंट में आपको डिटेल मिल जाएगी आराम से। तो लेट अस सॉल्व द पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल, ओके, जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा था अगर उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए तो उसके रेडियस को क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने ये तो देख लिया कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो एक सर्कुलर पाथ लेगा, तो सर्कुलर पाथ लेगा तो उसका कोई रेडियस भी होगा। बट अगर वो बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड डबल कर दी जाए, उसके चार्ज पार्टिकल के एंटर करने की स्पीड अगर डबल कर दी जाए तो उसके रेडियस को क्या फ़र्क पड़ेगा? सो लेट अस चेक। सो पहले हम देख लेते हैं कि रेडियस निकलेगा कैसे ना। तो बेटा आपको पता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्केयर अपॉन आर, राइट। अब क्या होगा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? बेटा जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस पर फोर्स लगती है। वो फोर्स हम किस फॉर्मूले से लिखते हैं? लॉरेंट फोर्स उसे बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ फिजिकल टू क्यू वी बी, क्यू वी बी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। जब भी ये चार्ज पार्टिकल, वैसे क्यू वी बी साइन थीटा होता है, लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, वो स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है और चार्ज पार्टिकल प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों में। सो साइन थीटा, थीटा इज 90 इन दिस केस, so it is mv square upon r q v b sin theta 90, sin theta 90, sin 90 is 1, so आप लिखो चाहे इसको ना लिखो। ठीक है, sin 90 1 हो जाएगा, सो इट इज एम वी स्केयर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब यहाँ से क्या हो गया? एक वी कैंसिल हो रहा है, एक वी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचा क्या? एम वी आर इज इक्वल टू क्यू बी। अगर यहाँ से आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा? एम बी अपॉन क्यू बी। तो ये आपका रेडियस का फॉर्मूला बन गया। इन आवर केस रेडियस इज आर नॉट, सो मैं इसको आर नॉट लिख लेता हूँ, और वेलोसिटी वी नॉट, वेलोसिटी को मैं वी नॉट लिख लेता हूँ। क्यू सपोज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड हेयर, राइट। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर मैं स्पीड को डबल कर दूं, राइट, तो फिर रेडियस कितना होगा? सपोज न्यू रेडियस को मैं आर डैश से लिख लेता हूँ। ठीक है जी, एम स्पीड डबल हो गई, पहले वी नॉट थी अब टू वी नॉट हो गई, टू वी नॉट अपॉन क्यू बी, राइट। सो आर डैश इज इक्वल टू टू, अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे एम वी नॉट
बाय क्यू बी। बट ये एम वी नॉट क्यू बी क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये तो आर नॉट है, मीन्स आर डैश किसके इक्वल हो गया, टू आर नॉट के। मीन्स क्या हुआ कि रेडियस, जो न्यू रेडियस आया आर डैश, वो किसके इक्वल हो गया, टू आर नॉट, मीन्स रेडियस डबल हो गया। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि अगर हम सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। टाइम पीरियड मीन्स जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो सर्कुलर पाथ ले रहा है, एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो है आपका टाइम पीरियड। अच्छा जी, वैसे हमने टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। अच्छा जी, और हमारे केस में इनिशियली टाइम वाज टी नॉट, डिस्टेंस, अगर अब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाद इक्वल। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई रेडियस वाज आर नॉट इनिशियली और स्पीड वाज वी नॉट इनिशियली। अब क्या बोला है, अब बोला है कि अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो फिर टाइम कितना होगा, टाइम में क्या चेंज आएगा, लेट अस चेक। जो न्यू टाइम है उसको मैं टी डैश से लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 पाई। अभी हमने देखा ऊपर कि जब हम स्पीड को डबल कर रहे हैं, लेकिन लाइक फर्स्ट पार्ट में भी तो हमने स्पीड को डबल किया था, जब स्पीड को हमने डबल किया था रेडियस भी डबल हो रहा था, है ना। तो रेडियस आर नॉट नहीं लिखूंगा मैं, इसको 2 आर नॉट लिखूंगा, और नीचे स्पीड तो डबल हो ही रही है, वी नॉट को मैं 2 वी नॉट लिखूंगा, राइट। अब ये क्या हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, टी डैश किसके इक्वल आ रहा है, 2 पाई आर नॉट बाय वी नॉट। और ये देखिए ये तो वो सेम ही आ गया टाइम पीरियड जो पहले था। इट मीन्स टी डैश इज इक्वल टू टी नॉट, मीन्स टाइम को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पीड डबल करोगे रेडियस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। अब इस पार्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो आपको बी दिया हुआ है बेटा, देखिए बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन भी दी है इन वेक्टर फॉर्म। हमने बेटा एक्सेलरेशन में एक टर्म मिसिंग है, लाइक आई का कोफिशिएंट दैट इज एक्स, वो हमने निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इट इज क्यू वी क्रॉस बी। अब बेटा ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, लगेगा यहाँ पे, पहले इससे आगे पहले एक चीज़ देखिए, फोर्स बेटा किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है जी। अब अगर m मैं उस साइड पे डिवाइड कर दूँ तो q बाय एम वी क्रॉस बी, ठीक है बच्चे। अब ये मैथ्स के स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें पता है हम जब किसी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो तीसरा वेक्टर आता है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो तीसरा वेक्टर आता है वो जो दो वेक्टर की हमने क्रॉस प्रोडक्ट की होती है ना उसके परपेंडिकुलर होता है। नहीं समझे आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, इसमें एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। अगर इन दोनों वेक्टर की मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो जो वेक्टर आएगा वो बेटा इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास v वेक्टर है, ये मेरे पास b वेक्टर है, तो a वेक्टर आपका ये होगा, ठीक है। जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो आता है वो पहले दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब हमारे पास एक और वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, मीन्स उनकी स्केलर प्रोडक्ट जीरो होती है। अब यहाँ पे देखिए a जो होगा आपका वो b के परपेंडिकुलर होगा। अभी हमने देख लिया a विल बी परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, राइट। a जो होगा वो b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगी। स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, लाइक a वेक्टर पहले लिख लेता हूं मैं, a वेक्टर हमारे पास दिया था xi प्लस 2j, और b वेक्टर कितना दिया हुआ है आपके पास 2i प्लस 4j इंटू 10⁻²। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लिखी, बीच में डॉट लगाया ना, तो ये किसके इक्वल होगी, जीरो के। वेन एवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बेटा
whenever two vectors are perpendicular their scalar product is 0. तो इसलिए मैंने इसको 0 के इक्वल रखा. अब स्केलर प्रोडक्ट करते कैसे हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता. आई वाला कॉफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे x है यहाँ पे 2 है मतलब 2 इंटू एक्स. जे वाला कॉफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 4. ठीक है, और बाहर बेटा 10⁻² भी लिखा हुआ है तो वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बेटा आपका कितना आ रहा है 2x, यहाँ पे 8 सॉरी, और 10⁻² उस साइड पे 0 इसलिए कैंसिल हो गया, वो खत्म हो गया. अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, इट विल कम आउट्स बी -4. ठीक है, -4 इट इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट. x एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट था ना, तो इसलिए इसकी यूनिट्स भी एक्सेलरेशन वाली लगेंगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका बेटा बी ऑप्शन करेक्ट आ गया. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. फोर्थ पार्ट. अब फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली नहीं एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, तो क्या होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड रेड एरो के साथ बनाई है और ये ब्लू एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उसकी डायरेक्शन, लाइक दिस. ठीक है जी, अब दोनों में परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री एंगल नहीं है. तो क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा. तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल सपोज किसी एंगल पे एंटर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस एंगल इज थीटा. तो हम क्या करेंगे, इस वी के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देंगे. ठीक है जी, कंपोनेंट कैसे करेंगे, लाइक एक कंपोनेंट ये हो गया. ठीक है जी, एक कंपोनेंट ये हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब जिस साइड पे एंगल होता है आपको पता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, v cos थीटा बन जाएगा, और ये बेटा आपका v sin थीटा बन जाएगा. ठीक है जी, अब बेटा फोर्स का फॉर्मूला देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है q v b sin थीटा. अब जो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 होगा, इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 होगा, लाइक ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा, बेटा जिस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड पे v cos थीटा है, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में, मीन्स थीटा इज 0. सो उस केस में बेटा फोर्स का फॉर्मूला q v b sin 0 एंड sin 0 इज 0, सो फोर्स विल बी 0. मतलब जो कंपोनेंट v cos थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी. जो v sin थीटा है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के. जो v sin थीटा है बेटा आप चेक करते हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. ठीक है, इन दैट केस फोर्स विल बी मैक्सिमम, क्योंकि उस केस में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री. ठीक है, थीटा कितना हो गया 90. फोर्स का फॉर्मूला q v b sin 90, sin 91 होता है, तो फोर्स इज मैक्सिमम q v b. जब चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम फोर्स लगती है तो वो सर्कुलर पाथ लेता है. ठीक है जी, अब क्या हो रहा है बेटा, ये चीज़ आ रही है कि जो v sin थीटा कंपोनेंट है उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रही है, उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ लेगा. और जो v cos थीटा है वो सर्कुलर पाथ में कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन v cos थीटा कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाएगा. मीन्स सर्कुलर पाथ भी होगा. सर्कुलर पाथ किस वजह से होगा, v sin थीटा की वजह से. ओके, और चार्ज विल ऑल्सो मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू v cos थीटा. सो आगे भी जा रहा है, सर्कुलर पाथ भी ले रहा है, तो इसका पाथ बेटा कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस. ठीक है जी, और इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ, राइट. सो v cos थीटा की वजह से आगे जा रहा है, v sin थीटा की वजह से वो सर्कुलर पाथ ले रहा है. ठीक है जी, तो ये पाथ इसका हेलिकल होगा, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट. और लास्ट पार्ट बेटा अगेन कह रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर कि अगर देखिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल जो एंटर किया, इलेक्ट्रॉन जो एंटर किया वो भी इस डायरेक्शन में ही एंटर किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मींस ये जो इलेक्ट्रॉन था
ये भी इस डायरेक्शन में ही एंटर किया। मीन्स यहाँ पे थीटा कितना हो गया, थीटा यहाँ पे बेटा हो गया 0 डिग्री। बिकॉज देखो ये वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी किधर होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वेलोसिटी भी इधर है, बी भी इधर है। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, बिकॉज बी की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स एंगल इज 0। सो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो sin 0 is 0, so force is 0 in this case. So option D is correct. So thank you very much.